नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज के पेपर में आप लोग देखेंगे कि 60,000 जो प्राइमरी की भर्ती आने वाली है, 60,000 प्राइमरी की भर्ती आने वाली है। इस वजह से आप लोग यूपी टेट के लिए अच्छे से तैयारी करिए। तो हम ये सीरीज़ चला रहे हैं यूपी टेट ईवीएस की, जो 30 क्वेश्चन डेली कराते हैं और इसका 50 सेट आप लोगों को कराया जाएगा। दोस्तों आज देखिए 8वां सेट है। जिन्होंने अभी तक 7 सेट नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उस टेस्ट को लगा लीजिए। आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, आज हम जो फॉर्मेट था उसको चेंज किए। आज स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो इसी के साथ आपको पर्यावरण अध्ययन एवं समान ज्ञान ईवीएस प्रश्नावली की जो श्रृंखला 8वीं है, आज ऐसे आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से बताएंगे। यदि आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से अच्छा लग रहा होगा तो बताएंगे, ऐसे ही कंटिन्यूस रखेंगे। या तो पहले की तरह अच्छा लग रहा होगा तो उसको बताएंगे आप लोग दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बताएंगे। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, तो सूर्य यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर सूर्य का कितना भाग स्थानांतरित होता है। ऊर्जा का सॉरी दोस्तों, ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। जो लिंडीमैन का नियम है 10% का नियम, उसी को दिया गया है। तो 10% ऊर्जा का स्तर, इसमें देखिए ग्राफ होता है, इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। और जैसे यहाँ पे अगर 1000 है तो इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाता है। ऐसे ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल 10% होता है। तो इससे 10% का लिंडेमैन का नियम कहा जाता है। किसका नियम? लिंडेमैन का नियम कहा जाता है। इन्होंने 1942 में यह नियम प्रतिपादित किया था। तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा दोस्तों। लिंडेमैन का नियम 10% ऊर्जा के प्रवाह को करता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाता है तो ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है। जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो आपको शुक्र ग्रह जो होता है उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन भी संज्ञा कहा जाता है। इसको सुबह या शाम का सुबह या शाम का सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है। आप लोग इसको याद करेंगे, क्योंकि इसको कई बार इससे पूछा गया है। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसको आपने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सुनामी का कारण है। जो सुनामी का कारण क्या है, आपको सुनामी का बता दें। सुनामी एक जापानी शब्द है। क्या है? जापानी शब्द आप लोगों को बताया गया। तो इसमें आप लोग बताएंगे, यह जापानी शब्द है, आप लोग बताएंगे इसमें क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसमें समुद्री तल में भूकंप, जब समुद्री तल में भूकंप आता है तभी सुनामी आती है। सुनामी आने से जो पानी का लेवल बहुत तेज से आता है, तो उससे धन और जन दोनों की हानि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग खेती की जाती है। इसको बहुत बार पूछा गया है, शिफ्टिंग कृषि कहाँ की जाती है। इसको रे की अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन उत्तर भारत के पूर्वी स्थानों में यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह स्थानांतरित खेती शिफ्टिंग खेती कहा जाता है। अलग अलग यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे जंगल होता है, जंगलों को काट दिया जाता है, जंगलों को काट उठ के जला दिया जाता है। तो जब वहाँ पे खेती 2 से 3 साल की जाती है, जब वहाँ पे उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, उसके बाद दूसरी जगह जाते हैं लोग, जंगलों को काटते हैं, ऐसे खेती की जाती है। इसीलिए इसे शिफ्टिंग खेती या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में होता है। जो आपका उत्तर पूर्वी भारत, आपका ये वाला जो क्षेत्र होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ऐसी कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती हैं, तो इसका आप लोग बताएं। गंगा नदी कहाँ निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता है भारत में, तो 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यह देखिए, भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से होकर बहती हैं। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? पद्मा के नाम से गंगा जी को जाना जाता है। पद्मा के नाम से गंगा जी को जाना जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। इसके बाद जब मिल जाती हैं, इसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो आपको बंगाल की खाड़ी में, जो सॉरी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, इससे मैं थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे आपकी गंगा नदी जाके गिरती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होता है। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे एक ही राज्य दिया है, तो आपका राजस्थान इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमिता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि आप लोग को बताना है इनके बारे में बोल रहे हैं, ये क्या है। तो दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। जो मेधा पाटकर थे और अमिता देवी बिश्नोई, ये लोग दोनों आंदोलन पर्यावरण के लिए, जो वृक्षों की कटाई हो रही थी उसी के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। जो कि मेधा पाटकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। मतलब पर्यावरणीय स्नेही कह सकते हैं, स्नेही कह सकते हैं, पर्यावरणीय हितकारक मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सीएनजी गैस जो होती है, यह आपका पर्यावरणीय हितकारक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपका एलपीजी भी हो सकता है दोस्तों, एलपीजी भी आप लोग पर्यावरणीय स्नेहक के रूप में एलपीजी को भी कह सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे संपीड़ित आयोग ने इसको माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम नियम 2001 निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है। जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम क्या निर्देशित करता है, यह करता है ए और बी, इसका हो जाएगा बी और सी। लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण तथा किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, इस पर यह नियम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है, इसका आप लोग उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों जैट्रोफा। जैट्रोफा जो होता है बायोडीजल उत्पन्न करने वाला एक पौधा होता है। इसको कई बार सीधे सीधे पूछा जाता है, डीजल उत्पन्न करने वाला पौधा कौन सा है, तो जैट्रोफा है आपका। यह आंध्र प्रदेश में जो होता है, यहाँ पे यह अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शांत वैली साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, या तो राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है या कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे शांत वैली जो है या कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोग मैप थोड़ा करते हैं, जो केरल होता है यहाँ पे शांत घाटी है, और फूलों की घाटी अगर पूछ लेता है, फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड होती है। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। भारत में कौन सी एजेंसी है जो कि मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे। इसका देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कौन सा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि प्रदूषण के मापन के लिए एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 14 नंबर, जल समस्या का निराकरण निम्न में से कैसे संभव है। जल समस्या का निराकरण कैसे किया जा सकता है, तो जल का जो समस्या है उसके लिए इनमें से सभी विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। जल अपव्यय को रोककर समुचित जल प्रबंधन द्वारा, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, सभी का प्रयोग करके जल का समस्या का निराकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक वयस्क मानव शरीर में कुल अस्थियों या हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, शुरू से ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 206 हड्डियाँ होती हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। अगर शिश की पूछ लेता है, शिश की अगर पूछ लेगा दोस्तों, यहाँ पे अगर शिश की पूछ लेगा तो आपकी 300 हड्डियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका आप लोग बताएंगे। तो छोटी आंत की दीवार से, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा इसको जूमिंग ज़्यादा हो गया, प्रश्न दिख नहीं रहा है। चलिए, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत्र की दीवारों से यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 17 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ बीज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ बीज नहीं है, इसका आप लोग उत्तर बताना है। जो साबूदाना होता है, यह बीज से तैयार नहीं किया जाता है, साबूदाना बीज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से कंकड़ आदि को पृथक करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, इसका आप लोग बताएंगे। पृथक्करण, क्योंकि इसको पृथक्करण कहा जाता है, क्योंकि इसको अलग अलग करने की जो क्रिया है, इसको पृथक्करण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि निम्नलिखित में से क्या है। एक शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि निम्नलिखित में क्या है, छात्रों का अटूट विश्वास। जो शिक्षक का है उसका छात्रों के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 20 नंबर दोस्तों, तो मिलान करने वाला है, तो इसको आप लोग देखेंगे।
बीमारियों का उचित घरेलू उपाय के साथ मिलान कीजिए। जो बीमारियां होती हैं उनका घरेलू उचित के साथ मिलान करना है। एक आ देखिए किस पे जाएगा, कट और घाव। कट और घाव यहाँ दिया है, सामान्य ज्वर दिया है और आपका दिया है आँख की सूजन, दांत का दर्द। तो आप लोग बताएंगे इससे कौन सा किस पे होगा। इसका दोस्तों हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए कटे और घाव, कटे और घाव कहाँ पे, कटे और घाव को आप लोग हल्दी लगाएंगे, कटे और घाव पर हल्दी लगाएंगे। सामान्य ज्वर में आप मेथी के बीज और चाय लगाएंगे। आँखों में सूजन, आँखों की सूजन के लिए ताज़े धनिया के बीज, दांत का दर्द, हींग का चूर्ण। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों में होते हैं। जो दलहन वाली फसलें होती हैं दोस्तों, दलहन वाली जितनी फसलें होती हैं उसी में यह नाइट्रोजनीकरण होता है। नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीकरण कर दिया था, इसीलिए कहा था उसको उखाड़ना नहीं, जड़ से नहीं निकालना चाहिए। जिससे सरसों आपका दालें हो गई, दालें वाले जो होते हैं, चने हो गए, चने वाले जितनी भी होती हैं इसमें नाइट्रोजनीकरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, बायोमैग्निफिकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है। बायोमैग्निफिकेशन का वास्तविक अर्थ क्या है। समय के साथ ऊतकों में मिलने वाले विषैले पदार्थों का संचय। समय के साथ ऊतकों में विषैले पदार्थों का जो संचय होता है वह बायोमैग्निफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रकृति में ऑक्सीजन गैस का मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत क्या है। प्रकृति में ऑक्सीजन गैस का मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो इसका आप लोग बताएंगे हरे पौधे और प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकृति है, ऑक्सीजन गैस का मुख्य और सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है। जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे हम लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त मिलती रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 24 नंबर। तो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से यह कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका मैप थोड़ा ड्रा करते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा सा इधर आप लोग तो इसकी देखिए, लगभग ऐसे स्थिति होती है कर्क रेखा की। तो आप लोग याद कर लीजिए, आपका गुजरात, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि भारत की जो 82 अक्षांश रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप लोगों को बताया था एक बार, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है। मेढक क्या है, एक टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा का हस्तांतरण किस दिशा में होगा। एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण किस दिशा में होगा। तो आप लोग इसका बताएंगे प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता। एक मेढक एक टिड्डे को खाता है। जैसे देखिए हरे पौधे हो गए, हरे पौधे को क्या खाएगा, टिड्डा खाएगा। ये जो टिड्डा होता है हरे पौधे को खाता है और फिर जो मेढक हो जाएगा इसको खाएगा। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 26 नंबर। तो आपका 26 नंबर, 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों, 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता, कहाँ पे, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की था। इन्होंने देखिए मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 27 नंबर दोस्तों। वर्ष 1919 का कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ घटित हुआ था। तो आप लोग बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आने वाला क्वेश्चन है। तो अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, इसकी डेट भी पूछी जाती है। तो 13 अप्रैल आप लोग याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919। 13 अप्रैल डेट भी पूछी जाती है, 13 अप्रैल 1919 में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका 28 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र 1885 की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों की गई थी, WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका भी पूछा था, कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसके 4 अधिवेशन और आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा मैपिंग के द्वारा, तो आप लोगों को याद रहेगा। प्रथम अधिवेशन आपका 1885 मुंबई में हुआ था, 1885 मुंबई में। यहाँ फिर दूसरा अधिवेशन होता है 1886
कोलकाता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। उसके बाद मद्रास में होता है 1887 में बदरुद्दीन तैयब होते हैं इसके अध्यक्ष। फिर यहाँ पे आपका इलाहाबाद में 1888 में चौथा अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का पहला स्थापित होने वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का पहला स्थापित होने वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये आपका तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तारापुर महाराष्ट्र। कई बार इसको वनडे एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सुपर टेट में भी दोस्तों पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक आध और आपको बता देते हैं, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, रावत भाटा अगर पूछ लेता है तो आपका राजस्थान में, काकरा पार अगर पूछ लेता है तो आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी का सुप्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए गांधी जी से पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था। दोस्तों इसी के साथ आज का जो 30 क्वेश्चन था समाप्त हुआ। आप लोगों का इस तरह से अगर आप लोगों को 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ, अगर आप लोग इस पीपीटी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों। तो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, नहीं तो जैसे आप लोगों को पढ़ाते थे उसी प्रकार आप लोगों को कराया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्तों।